अब आते हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी क्या होती है? आउटर क्वेरी डिपेंड करती है इनर क्वेरी पे। क्या करती है इसमें, क्या होती है? आउटर क्वेरी डिपेंड करती है इनर क्वेरी पे। अल्टरनेटिव है जॉइंट्स का जो होता है उसी तरह का ये अल्टरनेटिव अप्रोच है जॉइंट्स के लिए, ठीक। इसमें देख आउटर क्वेरी होती है, फिर इनर क्वेरी। तो पहले इनर क्वेरी चलती है, फिर उसके बाद क्या करती है? आउटर क्वेरी चलती है। इसका नेस्टेड क्वेरी के रूप में होता है। इसका सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम द टेबल वेयर कॉलम नेम और लिखते हैं, कॉलम का नेम लिखते हैं, ऑपरेशंस लिखते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं। ये वेयर क्लॉज है। वेयर क्लॉज अभी समझेंगे क्या होता है। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेबल वेयर द कॉलम, कॉलम जो वन हो इससे बिलोंग करे, कॉलम इन लगा दिया, ठीक। तो तीन प्रकार के सब क्वेरी एग्जिस्ट करती है मेनली इनसाइड द वेयर को क्लॉज के अंदर एग्जिस्ट करती है, और इनसाइड द फ्रॉम क्लॉज और इनसाइड द सिलेक्ट क्लॉज के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो तीन प्रकार से क्या करती है? क्वेरी एग्जिस्ट करती है। तो अब ये समझ के पहले सब क्वेरी होती क्या है। तो सब क्वेरी को ऐसे समझ, सब क्वेरी में क्या होता है कि अल्टरनेटिव है टू ज्वाइन। इसमें क्या होता है? एक आउटर क्वेरी होती है, इनर क्वेरी होती है। जनरली आउटर क्वेरी डिपेंड होती है अपॉन द इनर क्वेरी के ऊपर डिपेंड होती है। तो पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, देन उसके बाद आउटर क्वेरी होगी। तो इसका सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेबल कॉलम वेयर आईडी इज इन आईडी ये दे देगा, आईडी की ये देगा सिलेक्ट आईडी फ्रॉम द टेबल वेयर इज नेम इज इक्वल टू सैल्यू, जहाँ होगा वो क्या कर दे देगा आईडी दे देगा। ये पूरा आईडी का सेट देगा और उस सेट से ये क्या पूरेगा, आईडी के सेट से क्या करेगी? वैल्यू निकाल के देगी। वही ये आईडी का सेट दे देगा, उस आईडी की डिटेल निकाल के ये दे देगा। तो हमने जो टेबल पढ़ा था, क्या प्रोजेक्ट क्लाइंट और एम्प्लॉय, इन तीनों का टेबल जो प्रीवियस में पढ़ा था, उसी के ऊपर हम अब अप्लाई करेंगे। वेयर क्लॉज मतलब कि वेयर के बगल में पूरा टेबल लिखा गया है। जैसे यहाँ वेयर क्लॉज था, क्योंकि वेयर के बगल में हो पूरा एक सेट आ गया। फ्रॉम के बगल में एक टेबल लिखा गया है, पूरा एक टेबल आ गया है। वेयर के बगल में सेट आया है, फ्रॉम के बगल में टेबल आया है, और टेबल को एज अ करके कुछ लिखना पड़ेगा, टेबल नेम देना पड़ेगा। सिलेक्ट के बगल में आया है क्लॉज, तो ये टेबल सिलेक्ट के बगल में आया है, तो वो हो जाएगा सिलेक्ट क्लॉज। तो ऐसे होगा। अब सब क्वेरी कैसे? वेयर क्लॉज होगा सेम डेटा। अगर अब देख वेयर क्लॉज देखते हैं, सेम टेबल के ऊपर देखते हैं कि सिलेक्ट करो एज जिसकी एज 30 से ग्रेटर है। तो इसका तो डायरेक्ट भी कह सकते थे, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। तो ऐसे कर सकते थे, बट हमें क्या करना है? सब क्वेरी को सीखना है। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इन, एज कहाँ से अप्लाई करना है? तो सही है। तो एज इन वेयर के बाद ये एज इन, तो ये वेयर क्लॉज है। तो ये वेयर एज फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, जहाँ पे एज क्या हो जाए? ग्रेटर देन 30 हो जाए। तो ये सेट ऑफ द मुझे देगी, और फिर सेट ऑफ द इससे क्या होगा? ये फाइंड कर लेंगे इसको। तो ये क्या है? सेट ऑफ द एज देगी, डिफाइन करेगा, और उसे रिटर्न करेगा, सेट ऑफ द एज को रिटर्न करेगा। वेयर क्लॉज डिफरेंट टेबल, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे अलग अलग टेबल में। जैसे एम्प्लॉय डिटेल जो वर्क करता है एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में, तो वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर आईडी इन, आईडी कहाँ होना चाहिए? आईडी क्या होना चाहिए? यहाँ क्या किया हम? एम्प्लॉय का क्या बना दिए हैं? ग्रुप बाय कर दिए हैं, और उसमें हैविंग से कंडीशन लगा दिए हैं कि एम्प्लॉय आईडी जिसमें ग्रेटर दैन 2 होगी, काउंट उसका निकाला है, तो क्या है? ग्रेटर दैन 2 आए, तो उसको क्या कर दो? वो रिटर्न कर दो, उसको एम्प्लॉय आईडी। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम प्रोजेक्ट ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी, ग्रुप बाय की है एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। हैविंग काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी कितना होना चाहिए? ग्रेटर दैन 1 होने चाहिए। तो 1 से हो ज़्यादा होगा तो ये मुझे एम्प्लॉय आईडी के रिटर्न कर देगा उसका। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर आईडी इन, आईडी जो इसके अंदर आईडी होंगे वो सब दे देगा बाहर। ये हो गया क्या? वेयर क्लॉज इन द डिफरेंट टेबल में हो गया। अब देख सिंगल वैल्यू सब क्वेरी, सिंगल वैल्यू सब क्वेरी मतलब इनर वाली सब क्वेरी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी, और उसका यूज़ करके आउटर वाली क्वेरी काम करेगी। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सिलेक्ट ऑल डिटेल फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर एज इज ग्रेटर दैन, ये और इनर वाली क्वेरी क्या देगी? एवरेज एज देगी। सिलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो एवरेज
ये दे देगी 30, तो ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी और उसके हिसाब से क्या होगा, आउटर क्वेरी रन करेगी। तो ये हो गया वेयर क्लॉज। अब फ्रॉम को क्लॉज क्या होगा, डेराइव फ्रॉम द टेबल, ये क्या करता है, डेराइव करता है टेबल। सिलेक्ट द मैक्सिमम एज पर्सन हु नेम कंटेन्स, मैक्सिमम एज कंटेन पर्सन को फाइंड करना है। तो ये देख क्या हुआ, सिंगल क्वेरी। अब देखिए इसमें क्या है, सिलेक्ट मैक्सिमम एज फाइंड करना है फ्रॉम, उसकी मैक्सिमम एज फाइंड करना है। अब फ्रॉम के बगल में एक टेबल आ जाएगी, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर नेम, फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए उसका, ए होना चाहिए। तो जब ऐसे किया, इसको क्लोज करके इसको क्लोज कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आता है। एवरी डेराइव टेबल, ये जो डेराइव टेबल बनी है मस्ट हैव द ओन एलिस, उसका कुछ एलिस होना चाहिए। तो इसीलिए इसका एलिस क्या लिख दिया है, एज अ टेम्प। तो मतलब ये जो डेराइव टेबल आएगी उसका नाम क्या रख दिए, टेम्प रख दिए। तो दिस डेराइव टेबल हो, ये डेराइव टेबल है जो कि फ्रॉम के बगल में रखे। तो ये हो गया क्या, फ्रॉम क्लस्टर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं कोरिलेटिव सब क्वेरी के में आते हैं। तो कोरिलेटिव सब क्वेरी के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इनर क्वेरी होती है, इन जनरली क्या होती है, इनर क्वेरी रेफर करती है आउटर क्वेरी को, ठीक। बट बोथ क्वेरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी। अभी इनर को रिलेटिव क्वेरी में क्या होगा, एक दोनों क्वेरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी। आउटर क्वेरी इनर क्वेरी रेफर करेगी, आउटर क्वेरी को क्या करेगी, इनर क्वेरी को, और इनर क्वेरी आउटर क्वेरी को, ठीक। कोरिलेशन सब क्वेरी, तो थर्ड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय चाहिए इसमें। तो थर्ड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय चाहिए मान लें एम्प्लॉय टेबल में, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइंड थर्ड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय, इसको एम्प्लॉय टेबल को E1 कर दिया, वेयर 3 इक्वल टू। तो यहाँ देखें, ये एज भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखे नहीं। सिलेक्ट काउंट को फाइंड करना है, E2 की, वेर यू एम्प्लॉय E2, वेर E2 ग्रेटर दैन E1 जहाँ पे E2 की ग्रेटर एज क्या होगी, ग्रेटर होगी E1 की। तो यहाँ पे देख क्या होता है, आउटर क्वेरी के एक वैल्यू के लिए इनर क्वेरी बार बार चलेगी, आउटर क्वेरी की एक वैल्यू के लिए, जैसे E1 के लिए, और तो E1 को लेके पूरा इनर क्वेरी चलेगी। E2 के लिए E1 की 32 की वैल्यू के लिए, तो 32 पकड़ेगी, E1 आएगा 32 लेगा, 32 के में और पूरा देखेगा कि 32 से इक्वल और उसके बराबर कितने हैं, तो 32 हो गया और 31 हो गया, तो 2 हैं, तो ये इनर क्वेरी 2 रिटर्न करेगी, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2 होगा। तो इसी कारण से ये नहीं चलेगी, ये नहीं होगा एक्सेप्ट। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू आएगी E2 में दूसरी वैल्यू आ गई 44। तो फिर 44 के लिए क्या करेगी, इनर क्वेरी रिटर्न करेगी। तो वो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1 की, 44 ही है जो कि ग्रेटर और इक्वल टू है, ठीक। फिर उसके बाद आएगा 22 के लिए क्या आएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी, और 31 के लिए क्या वैल्यू आएगी, इसके लिए आएगी 3। तो 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और यहीं पे दे देगा। तो क्या करिए, सिलेक्ट स्ट्रेट फ्रॉम द एम्प्लॉय E1 वेयर 3 इक्वल टू, और इस तरह क्या करेगा, एग्रीगेटर फंक्शन का यूज़ कर सिलेक्ट काउंट E2 फ्रॉम द एम्प्लॉय E2 वेयर E2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू E1 तो इस तरह से ये क्या किया, आउटर क्वेरी के एक वैल्यू के लिए इनर क्वेरी बार बार चल रही है, तो ये हुआ। तो देख क्या होगा, सब क्वेरी फ्रॉम क्लस्टर है, सब क्वेरी का जैसे सिलेक्ट मैक्सिमम रेट फ्रॉम के बगल से ही टेबल आ जाएगा, और यहाँ सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द मूवी वेयर का कंट्री इक्वल टू इंडिया एज टेम्प लिखना ज़रूरी, नहीं तो एरर दे देगा। अगर सिलेक्ट से चलना है तो सिलेक्ट के बगल में ही क्या आ जाएगा, सिलेक्ट कॉलम लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ सेट आ जाएगा फ्रॉम द नेम, ये आ जाएगा, ये सारी सेट लिस्ट आ जाएगी, ये इतनी चीज़ चाहिए, वेयर ये कंडीशन आ जाएगा इनर क्वेरी, और फिर उसके बाद बगल
डॉट कॉम, कॉलम 2 अगर कोई और चाहिए फ्रॉम द टेबल नेम लिख दिया, वेयर द के आगे कंडीशन लिख दी है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया सब क्वेरी सिलेक्ट क्लस्टर के लिए। डेराइव सब क्वेरी, तो ये सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम द, फ्रॉम के बगल में एक क्या लिख दिया, कंडीशन लिख दिया एज अ न्यू टेबल लिस्ट। तो ये डेराइव सब क्वेरी की डेराइव हुआ है कि नया टेबल डेराइव होके उसके बाद हुआ है। तो ये आते हैं कोरिलेटिव सब क्वेरी के लिए। तो कोरिलेटिव सब क्वेरी हाउएवर एग्जीक्यूट वन ईच कैंडिडेट रो बाय द आउटर क्वेरी। आउटर क्वेरी के लिए इनर क्वेरी रन होगी हर कैंडिडेट की। इन अदर वर्ड इनर क्वेरी डिराइव बाय द आउटर क्वेरी, इनर क्वेरी डिराइव हो रही आउटर क्वेरी के ऊपर। विद अ नॉर्मल नेस्टेड सब क्वेरी, जब नेस्टेड सब क्वेरी होती है द इनर द नियर द इनर सब क्वेरी रन होती है फर्स्ट एंड एग्जीक्यूट वंस, और एग्जीक्यूट होती है एक ही बार होती है, फिर आउटर क्वेरी रन होती है। रिटर्न द वैल्यू यूज बाय द मेन क्वेरी, और रिटर्न करती है जिसका रिटर्न करती है और उसका वैल्यू का यूज़ करके मेन क्वेरी भी आंसर करती है। द कोरिलेटिव सब क्वेरी क्या हो, हाउएवर एग्जीक्यूट ओनली वंस फॉर द ईच कैंडिडेट रो बाय द आउटर क्वेरी। आउटर क्वेरी के लिए एक एक बार कैंडिडेट के लिए रन होगी। इन अदर वे इनर क्वेरी डिराइव बाय द आउटर क्वेरी, इनर क्वेरी डिराइव होगी आउटर क्वेरी के ऊपर बेस पे। तो इसका लिखने का तरीका होता है सिलेक्ट कौन कौन से कॉलम चाहिए फ्रॉम द टेबल 1 एज अ आउटर इसको लिख देंगे वेयर कॉलम वेयर कॉलम ऑपरेशन लिखेंगे, कॉलम ऑपरेशन होगा। और इसके लिए क्या कर देंगे, वो सिलेक्ट इस कॉलम, यहाँ से कॉलम 1 कॉलम 2 देगा, और वेयर जो इनर के लिए यहाँ टेबल था, टेबल आउटर था 1, तो वो क्या होगा वेयर के बाद में लग जाएगा टेबल 2 एक्सपीरियंस 1 डॉट इक्वल टू आउटर डॉट एक्सपीरियंस 2। तो ये उसका टेबल इसके वेयर के बाद में लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कोरिलेटिव सब क्वेरी बन जाएगी। तो जॉइंट्स और सब क्वेरी के बीच में देख, जॉइंट्स क्या होता है, ये फास्टर होता है, सब क्वेरी क्या होती है, स्लोअर होता है। जॉइंट्स क्या होता है, जॉइंट्स मैक्सिमाइज द कैलकुलेशन बर्डन ऑन डीबीएमएस, ये इस डीबीएमएस के ऊपर सारा काम छोड़ देता है। सब क्वेरी करता है कि रिस्पॉन्सिव ऑफ द कैलकुलेशन ऑन यूज़र, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़र के ऊपर छोड़ देता है। जॉइंट्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लेक्स होता है और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट होता है। सब क्वेरी क्या होता है, कंपेटिटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, कंपेटिटिवली ईजियर होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। चूज ऑप्टिमल जॉइंट्स फॉर द ऑप्टिमल यूज फॉर द केस डिफ़िकल्टी, ये क्या, चूज ऑप्टिमल जॉइंट फॉर द ऑप्टिमाइज द केस डिफ़िकल्टी, ये इजी होता है, पता नहीं क्या है, ठीक।